हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बारे में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर है और जिसके बारे में प्रोविज़न आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टीपीएसपी को लेकर क्या क्या प्रोविज़न है। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से है। ठीक। अच्छा, संविधान का जो पार्ट 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है और ये जो प्रोविज़न है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे वे उद्देश्य व लक्ष्य हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें परिकल्पित लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है और समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श जो है वो तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करे। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ आर्थिक व कुछ सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिनका पालन राज्यों को जरूर करना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसको यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास करे। तो उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 तक प्रोविज़न बताए गए हैं। हम संक्षेप में उन प्रोविज़नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्रमवार आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या है कि केवल डिफिनेशन बताया गया है। किस चीज़ का डिफिनेशन? तो स्टेट का डिफिनेशन। यहाँ सिर्फ इतने बताया गया है कि 36 में स्टेट का डिफिनेशन वही डिफिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में बताए गए हैं। उसके बाद आता है 37 में ये कहा गया है कि जो है आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसके जो है देश का जो 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 विधि बनाया जाएगा तो उस विधि में इन पॉलिसियों को डाल दिया जाएगा और जब वो विधि यानी ला जो है इन्फोर्स होगा तो ये पॉलिसी भी इन्फोर्स हो जाएगी। तो 37 में दो बातें बताई गई है। एक तो ये बताया गया है कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो स्टेट के द्वारा लॉ बनाया जाएगा और उसका इन्फोर्समेंट होगा तो उस लॉ में इस पॉलिसी को डाल दिया जाएगा और उसके साथ साथ ये पॉलिसी भी इन्फोर्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका वो है 38 ये कहता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल यानी लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? 38 ये कहता है कि ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए राज्य से कहा गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं में जान डाल दे और विशेष रूप से आमदनी में जो अनइक्वालिटी है, असमानता है, वो कम से कम हो। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, मतलब राज्य के द्वारा जो है कुछ अनुसरण करने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जो होगा वो इस प्रकार होगा कि सभी के सर्वोत्तम हित की पूर्ति हो सके, आर्थिक प्रणाली इस प्रकार चलाई जाए जिससे कि धन और उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो कि उसका मोनोपोलाई न हो, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो और जो है पुरुष और महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ये सारी बातें जो है 39 में बताई गई है। नेक्स्ट आता है 39A। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के 39A, 43A और 48A ये तीन प्रोविज़न ऐसे हैं जो 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में जोड़े गए हैं। तो 39 ये क्या कहता है? तो 39 ये कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
तो यही निःशुल्क विधिक सहायता है जो फ्री लीगल एड आया, जो इंडिजेंट पर्सन है, जो गरीब हैं, तो उनके लिए ये सब सुविधा लाया गया था। इसी के जरिए आपका जो है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आया गया था, इसीलिए फ्री लीगल एड के लिए। और जो है फ्री लीगल एड के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर गरीब है जिसका कोर्ट तक एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है लीगल एडवाइजर मुहैया कराया जाता है। तो जितने भी लीगल एजुकेशन संस्थाएं देती हैं उन भी फ्री लीगल एड चलाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है फ्री लीगल एड कराती है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे, उसी तरह से नेशनल लेवल पे। तो ये सारी बातें जो है 39A में है। नेक्स्ट आता है आपका 14 आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायत गठन करेगा और उनके क्या शक्तियाँ होंगी, उनके क्या कार्य होंगे, इनको वो तय करेगा। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेज, यानी जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वो अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य अभावों की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। नेक्स्ट आता है आपका 42 कि ये है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी काम की न्यायोचित और मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता के लिए व्यवस्था। तो इसमें यह बताया गया है कि राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह काम की न्यायोचित एवं मानवीय दशाएं प्राप्त करने के लिए और स्त्री प्रसूति सहायता के लिए व्यवस्था करें। नेक्स्ट है 43 में ये कहा गया है कि लिविंग वेज इट्सेट्रा फॉर वर्कर्स, कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या हुआ कि मतलब इतनी मजदूरी मिले कि भरपेट भोजन मिल सके, एक टाइम का परिवार का संपूर्ण जीवन यापन चल सके। तो ये जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि ये जो कानून है उनको इस तरीके से चलाए, या कानून या आर्थिक संगठन के द्वारा कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सब कामगारों को जो है निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट आता है आपका 43A में ये कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, यानी जो उद्योग हैं उनमें काम करने वाले लोगों की भी भागीदारी हो, किसमें, मैनेजमेंट में। तो ये साफ ये 43 ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं तो जिनको मैनेजमेंट कहा जाता है, तो वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी बनाने में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको भी साथ लेके चलेंगे और उनसे भी राय मशवरा करके ही वो कोई पॉलिसी बनाएंगे। कुल मिला के मैनेजमेंट में जो वर्कमैन होंगे उनकी भी भागीदारी होगी। नेक्स्ट आता है 43B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 97 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियों के बारे में व्यवस्था है। 44 आपका है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट इस समय इसके लिए बिल ला रही है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बस इतना ही जानना है कि राज्य जो है समस्त भारत राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता जो है प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उसके बाद से है आपका 45 में ये कहा गया है कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, जो है ये जो है मतलब बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क ये क्या कहते हैं बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। ये प्रोविज़न ये बताता है कि ये जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, तो 86 संशोधन हालांकि आपको पता होगा 2002 में हुआ था, और उसके जरिए संविधान के 3 जगह जो है संशोधन हुए थे।
एक तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, दूसरा DPSP में 45 जो अभी हम सामने है इसमें जो है चेंज हुआ था, और एक जो है DPSP क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 51A। तो 3 जगह संशोधन हुए थे 86वें संशोधन के जरिए, तो वही 45 है ये। और इसमें ये कहा गया है कि जो है राज्य जो है स्टेट 6 वर्ष तक के सभी बालकों की देख रेख और शिक्षा के लिए जो है व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट आता है 46 में देखिए 46 में ये कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं और अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए जो है स्टेट प्रोविजन बनाएगा। 47 ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, मतलब ये हुआ कि पौष्टिक आहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा कि वो अपनी जनता को पौष्टिक आहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य माने, तो इस तरह की व्यवस्था करेगा। 48 में ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वह कृषि व पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करे और विशेष रूप से गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल को उनकी रक्षा करे, उनके वध का निषेध करने के लिए अग्रसर हो और ऐसी विधि बनाए कि उनका वध न हो। उसके बाद आता है 48A देखिए आप लिखा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये है 48A। तो 48 में ये कहा गया है कि जो पर्यावरण है उनका संरक्षण करने की बात की गई है और जो जंगली जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं, उनके संरक्षण की बात की गई है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे जो ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, उनको नष्ट होने से या विनाश होने से बचाए, उसकी रक्षा करे। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 यह बंद करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट करने के लिए राज्य क्या है, अग्रसर होगा। और सबसे आखिरी जो है 51, उसमें ये कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति। आर्टिकल 51 ये साफ साफ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो ये कुल मिला के हमने जो पढ़ा, ये आर्टिकल 36 से 51 ये वो कर्तव्य हैं जो स्टेट को लिए हैं। स्टेट को इन चीज़ों को फॉलो करना होगा और स्टेट इसको फॉलो करती है। नेक्स्ट जो है एक चीज़ जो जानने की चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है हमें जानना होगा। दरअसल जो है हमने शुरू में आर्टिकल 36 और 37 की जो बात किया, तो वही मेन है कि जो DPSP हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मूल अधिकार, इन दोनों में सबसे मुख्य अंतर कहिए या मुख्य संबंध कहिए, वो यही है कि जहां मूल अधिकार मतलब एक्शनेबल है, वो वाद चलाने योग्य है, वो केस ला सकते हैं आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एक्शनेबल नहीं है, उसके लिए उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप केस नहीं ला सकते। आर्टिकल 37 साफ साफ ये कहता है कि यह जो है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, अर्थात न्यायालय जो है DPSP को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मतलब कहने का कि कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो ये दावा करे कि वो DPSP को इन्फोर्स करेगा। दूसरे साइड फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो 32 क्या करता है, गारंटी देता है कि हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेंगे।
और तो इसलिए दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस कहिए या संबंध कहिए वो यही है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 हमेशा तैयार है। इस संबंध में सबसे पहला जो केस आया था वो आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन दुरांजन का केस। चंपकन दुरांजन ये जो मामला है ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और इसमें ये कहा गया कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कन्फ्लिक्ट होता है, विरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 37 के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट क्या है? इन्फोर्सेबल है बाई 32। तो ये साफ साफ कह दिया गया। नेक्स्ट केस आया था इस संदर्भ में केरल एजुकेशन बिल का केस आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो है विचार प्रकट किया कि भले ही डीपीएसपी फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता नहीं पा सकता, फिर भी मूल अधिकारों के विस्तार को निर्धारित करते समय कोर्ट डीपीएसपी की उपेक्षा नहीं करेंगे, उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों में विरोध होने की स्थिति में जो है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत अपनाया जाएगा। उसके बाद से तीसरा केस आया था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। ये वो केस है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के क्या है, कंसिस्टेंट में है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पार्ट 3 के उपबंधों का जब भी निर्वचन होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, तो डीपीएसपी के पर्सपेक्टिव में ही करना चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन डीपीएसपी के पर्सपेक्टिव में किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक ये 3 केसेज हैं। उसके बाद से पार्लियामेंट ने जो है 25th अमेंडमेंट किया, 25वां संशोधन अधिनियम पारित किया 1971 में। और इस अधिनियम के जरिए, इस संशोधन के जरिए क्या किया कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C जोड़ा, 31C को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया और इस 31C के जरिए उसने क्या कहा कि आर्टिकल 39 को इन्फोर्स करने की प्रयास किया। ठीक है, सबसे पहले 25वां संशोधन हुआ 1971 में। ये संशोधन किस लिए हुआ? डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन केवल एक डीपीएसपी, कौन? 39 को इन्फोर्स करने के लिए सबसे पहले 31C लाया गया और उसके जरिए जो है 39 को इन्फोर्स कर दिया गया। बाद में इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन केशवानंद भारती का जब केस आया तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को क्या कर दिया? वैलिड घोषित कर दिया। कहा कि वो वैलिड है, संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब इसके बाद से कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर दोबारा 42nd अमेंडमेंट किया 1976 में और इसमें क्या किया कि जो ये क्या कहते हैं 25वां संशोधन अधिनियम जब पारित किया गया था तो केवल क्या जोड़ा गया था? 31C। और 31C को जो जोड़ा गया था तो वहीं ये मेंशन कर दिया गया कि ये प्रोविजन 39 को इन्फोर्स करने के लिए जोड़ा जा रहा है। तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो वहाँ 39 के जगह पे क्या कर दिया गया कि 2 शब्द जोड़े गए, ऑल और एनी। अब देखिए, जो 25वां संशोधन हुआ तो केवल एक आर्टिकल को इन्फोर्स करने की बात की गई थी, एक डीपीएसपी को, 39 को। और जो 42वां संशोधन हुआ तो जो है 31C में संशोधन करके ऑल और एनी शब्द जोड़ दिया गया। मतलब कि अब जितने भी डीपीएसपी हैं वो सारे या उनमें से कोई एक जो है किसी को या सभी को आप जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। किसके जरिए? 31C के जरिए। अब देखिए, तो जब इस तरह के प्रोविजन जोड़ दिया गया तो इसको चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और जब मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा जो है एक सिरे से 31C में जो संशोधन हुआ था उसको क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा जो है 42वें संशोधन के द्वारा संशोधित 31C को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वह मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है। और यह कहा कि फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता देना भारतीय संविधान में के संतुलन और सामंजस्य को नष्ट करता है। डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट को समाप्त करना जरूरी नहीं है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी
दोनों को संविधान की आत्मा कहा गया है। डीपीएसपी एक तरीके से एक लक्ष्य है, टारगेट है, और उस टारगेट को पूरा करना होता है किसके जरिए? फंडामेंटल राइट। तो मैंने कहने का मतलब ये कि डीपीएसपी लक्ष्य है, तो फंडामेंटल राइट वो साधन है जिससे उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए केवल विचारों में द्वंद्व है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, दोनों नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं, लोगों के कल्याण के लिए ही दोनों प्रोविजन बनाए गए हैं। तो अगर डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट की बलि देना ये उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डीपीएसपी और साथ ही साथ डीपीएसपी के साथ फंडामेंटल राइट के रिलेशन के बारे में जितना भी डिस्कशन हो सकता था हमने किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।